नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। तो पहला दिया गया कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो जो हमारा रक्त होता है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रक्त यानी कि जो हमारा खून होता है, ब्लड, उसमें पूछा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होती है, ठीक है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, तो उसके मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है उसके मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पूछा जा रहा है कि जो उसमें मात्रा होता है यानी कि अमाउंट होता है वो नियंत्रित रहता है, ठीक है, वो नियंत्रित रहता है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है सोमैटोस्टेनिन के कारण, ऑप्शन बी दिया गया ग्लूकागन के कारण, ठीक है, ग्लूकागन के कारण, ऑप्शन सी दिया गया गैस्ट्रिन के कारण और ऑप्शन डी दिया गया इंसुलिन के कारण। तो इनमें से किसके कारण जो रक्त में ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा नियंत्रित रहता है? अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। किसके कारण होता है? तो इंसुलिन के कारण हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता होगा जिस भी क्वेश्चन का, तो आपको इस तरह से कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था, तो इस तरह से आप आंसर करिएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, लगेगा कि हाँ, हम मतलब एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और हमें इतना नॉलेज है ऑलरेडी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल है ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है एंजाइम और ऑप्शन डी है हार्मोन। तो इसमें से ऑक्सीजन क्या है? नॉर्मली ऑक्सीजन तो एक तरह का गैस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या फिर हार्मोन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंजाइम। जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? एक तरह से एंजाइम होता है। थर्ड क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो जैव प्रक्रम होते हैं उसके अंतर्गत कौन आता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शन से हमें पता लगाना है कि जो जैव प्रक्रम होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन सी है श्वसन और ऑप्शन डी है सभी। तो इनमें जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो अगर हम देखें पोषण, ठीक है, तो पोषण की बात कर ले, उत्सर्जन की कर ले या श्वसन की कर ले, ये तीनों के तीनों कहाँ पे आते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? आप लोगों ने देखा होगा गोबर छत्ता, ठीक है, गोबर छत्ता देखा होगा। तो वही पूछा जा रहा है कि ये किसके अंतर्गत आता है। कुछ इस तरह से इसका आपको देखने को मिलता होगा, शेप इस तरह से होता है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो गोबर छत्ता है ये किसके अंतर्गत आता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है परजीवी, ऑप्शन बी है सौपोषी, ऑप्शन सी है मृतजीवी और ऑप्शन डी है परासरणी। तो इसमें से किसके अंतर्गत गोबर छत्ता को रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतजीवी। अगर कहीं पे कोई जीव वगैरह मर जाता है तो वहाँ पे आपको गोबर छत्ता देखने को मिलेगा। इस तरह से गोबर छत्ता देखने को मिलता है, जो मशरूम जैसा होता है, लेकिन वो मशरूम नहीं होता है, ठीक है, वो गोबर छत्ता उसको बोलते हैं। तो ये मृतजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में पूछा जा रहा है कि सामान्यतः CO2 पाया जाता है। पहले ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा सा हमें इसका आइडिया आएगा। यहाँ पे मात्रा पूछा गया कि कितने % कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो पहला ऑप्शन 78% दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी, तो 21% दिया हुआ है, ऑप्शन सी 4% है और ऑप्शन डी है 0.03%। तो इसमें अगर हम देखें कि वायुमंडल में क्या पूछा गया? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.03%। कितना? तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कितना है? 0.03%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? यानी कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो छाया में पनपते हैं, यानी कि उनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है, छाया में ही पनपते हैं। तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? कि जो पौधे छाया में पनपते हैं, यानी कि छाया में उनका ग्रोथ होता है, ठीक है, शैडो छाया हो गया, वहाँ पे अगर उनका ग्रोथ हो रहा है तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उनको क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, ऑप्शन बी अगर हम देखें तो दिया गया थियोफाइट्स, ऑप्शन सी है सियोकाइट्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा
किसके लिए कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सियोकाइट्स। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, सियोकाइट्स। तो छाया में पनपने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, सियोकाइट्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, उनके पूछा जा रहा है कि उनमें सबसे मुख्य यानी कि मेन श्वसन अंग यानी कि सांस लेने वाला सबसे मेन अंग कौन सा होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है ट्रेस्किया और ऑप्शन डी है क्लोब। तो इसमें से मेन अंग के बारे में पूछा जा रहा है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है मनुष्य को श्वसन के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फेफड़ा। ठीक है, क्योंकि सांस तो हम लोग नाक से लेते ही हैं, ठीक है, नाक से वैसे लेते हैं, लेकिन मेन काम क्या होता है, फेफड़ा का होता है श्वसन के लिए। मेन काम किसका है, फेफड़ा का है। नाक से सांस लेते हैं, कभी कभी मान लीजिए हमारा नाक जाम हो जाता है सर्दी वगैरह से, तो मुंह से भी ले लेते हैं। तो क्या उस टाइम हम लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। लेकिन अगर फेफड़ा खराब हो जाए, फेफड़ा सड़ जाए, तब तो दिक्कत है, तब श्वसन में दिक्कत आएगी। तो मेन हमारा क्या अंग हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा श्वसन का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उससे से संबंधित बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डायरिया, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है निमोनिया और ऑप्शन डी है बी और सी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो बी है यानी कि टीबी, जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं वो, और निमोनिया, ये दोनों के दोनों जो बीमारी है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, निमोनिया की हम बात करें या फिर टीबी की, ये दोनों के दोनों कैसा बीमारी है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी कि ये हमें हमारे बॉडी को में जो श्वसन तंत्र होता है उसको ये डैमेज करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। अगला सवाल है, जो उच्च रक्तचाप होता है की अवस्था को क्या कहते हैं। बहुत बार हमने आपको बताया है, अगर आप हमारा सेशन रेगुलरली देखते हैं तो जरूर आपको इसका आंसर पता होगा। उच्च रक्तचाप के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जो हाई बीपी, मान लीजिए किसी घर में दादा दादी नाना नानी कोई भी है, तो अगर उनका बीपी बहुत हाई हो गया, ठीक है, हाई बीपी हो गया यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी है पक्षाघात, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ना तो पक्षाघात होगा ना हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है यानी कि उच्च रक्तचाप, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाइपरटेंशन। अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो उसको हाइपरटेंशन, दूसरे नाम से क्या जानेंगे, हाइपरटेंशन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो जो मछलियाँ होती है उसमें उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होता है उनका उत्सर्जी पदार्थ। तो ऑप्शन है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है अमोनिया। इसमें से पता करना है कि मछलियाँ जो होती हैं उसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, जो अमोनिया होता है वो मछलियों में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। अमोनिया क्या होता है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। मान लीजिए कि जो पौधे हैं अगर उसमें आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो वो किस प्रक्रिया द्वारा उन्हें बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया का नाम पूछा जा रहा है, उस प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है कि जिस प्रोसेस द्वारा अगर कोई पौधा है तो उसमें आवश्यकता से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर जल हो जाता है तो उसको निकालते हैं बाहर। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है अवशोषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहले यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका काम क्या होता है, भोजन को बनाना। ठीक है, पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करता है कौन, प्रकाश संश्लेषण। तो ये कौन सा प्रक्रिया है, जो भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, जो भोजन बनाता है, ठीक है, जो भोजन बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये तो होगा नहीं। उत्सर्जन दूसरा चीज हो गया, और अवशोषण, अवशोषण मतलब होता है उसको सोख लेना, क्या करना, किसी चीज को अवशोष करना, एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर जरूरत से ज़्यादा अगर पौधों में जल हो जाता है तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और उसमें से आपको चूज करना है कि किसे हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है हरित लवक, ऑप्शन सी है स्टोमाटा और ऑप्शन डी है जड़। तो इसमें से हम लोग किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं आपको पता लगाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो पत्तियां होती है, ठीक है, जो लीव्स होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषिक अंगक के नाम से जानते हैं। तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, प्रकाश संश्लेषिक अंगक के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो अगर पौधा है तो पौधा में जो गैस होता है उसका आदान प्रदान करने के लिए क्या रहता है, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है टहनी और ऑप्शन डी है तना। जो पौधे होते हैं उसमें गैस का आदान प्रदान शेयरिंग कैसे होता है, तो उसके लिए यहाँ पे पौधे में क्या रहते हैं, तो उसके लिए पौधे में रंध्र होते हैं। क्या रहते हैं, रंध्र होते हैं, और रंध्र के थ्रू ही वो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आप पत्ती देखे होंगे किसी भी पौधा का, मान लीजिए कि ये पत्ती हो गया इस तरह से, ठीक है, ये पत्ती हो गया, तो इस तरह से पत्ती में इस तरह से आपने देखा होगा लाइनिंग वाला, इसको ही क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, जो कि गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है। अगला सवाल है फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार पूछा गया कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है बेलनाकार, ऑप्शन सी है शंक्वाकार और ऑप्शन डी है अंडाकार। इसमें से फेफड़ा का आकार कैसा होता है, आप जरूर देखे होंगे फेफड़ा। अगर आप डायग्राम देखे होंगे ह्यूमन बॉडी का डायग्राम, अगर नहीं देखे होंगे तो गूगल पे अभी जाइए और गूगल पे रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्च कीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वुमेन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वुमेन, और जाइएगा पिक्चर वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप फेफड़ा का आकार देख सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप फेफड़ा सर्च करिएगा, फेफड़ा से भी आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग लंग्स भी बोलते हैं। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। तो लंग्स भी सर्च करिएगा, लंग्स ऑफ वुमेन सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, लंग्स ऑफ वुमेन, तो इससे आपको मिल जाएगा फेफड़ा का पिक्चर, और देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा शंक्वाकार। कैसा होता है, शंक्वाकार। अंडाकार तो ये इस तरह से हो गया, अंडे जैसा हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। बेलनाकार, बेलन जैसा इस तरह से थोड़ा ना होता है, बेलन इस तरह से होता है, किस तरह से, इस तरह से। गणित पढ़े होंगे तो बेलन पढ़े होंगे, गोलाकार इस तरह से होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, शंक्वाकार हो जाएगा, ठीक है। फेफड़ा किस तरह से होता है, शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो भोजन होता है उसको पचाया जाता है, जो पाचन होता है, तो किस तरह की अभिक्रिया है, किस तरह का रिएक्शन है, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है अपचयन और ऑप्शन डी है विस्थापन। तो इसमें से भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस तरह का रिएक्शन है, ठीक है, प्रोसेस नहीं है, ये रिएक्शन है। अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम भोजन का पाचन जो होता है उसको, अगर उसके अभिक्रिया की बात करें तो कौन सा अभिक्रिया होता है, उपचयन होता है, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।